हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने ये दिख रहा होगा चैप्टर का नाम, दैट इज लाइफ प्रोसेस। आप सबको ये चीज भी पता होगी कि लाइफ प्रोसेस हमारा कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर मैं बेसिक बात कर लूँ तो हम 6 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, बट वहाँ पे चैप्टर का नाम हमारा लाइफ प्रोसेस नहीं होता है। वहाँ पर हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं, 7th में भी हम थोड़ा सा न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, प्लांट एंड एनिमल का। इसी तरह से धीरे धीरे क्लासेस इंक्रीज हो रही है, तो 10th में एक्जैक्टली हमारे चैप्टर लाइफ प्रोसेस के नाम से स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं 11th क्लास की बात कर लूँ तो ये पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी के बेस पे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। और नीट की अगर हम बात कर लें तो नीट में भी इसका बहुत अच्छा वेटेज है। ऑलमोस्ट 12 से 13 क्वेश्चन आपके नीट में भी आ जाते हैं। तो चलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे सामने ओपन हो गया क्या, लाइफ प्रोसेस। अब इसका बेसिक मतलब पहले समझ लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। आई थिंक थोड़ा सा चीज देखिए, अगर हम लाइफ के बारे में बात करें और प्रोसेस, वो सारे प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारे लाइफ से रिलेटेड है, जो हमारे बॉडी में होना बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जैसे कि लाइफ को पूरे हमारे बॉडी के फंक्शन को कंटिन्यू करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन के साथ साथ रेस्पिरेशन भी इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन इंपॉर्टेंट है, और रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, एक्सक्रीशन, ये सब हमारे बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, सारे फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल चैप्टर। देखिए क्या मेंशन है यहाँ पर, मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग। हम जितने भी लाइफ प्रोसेस की बात करें, चाहे वो हम चल रहे हो या फिर मींस रेस्ट करते वक्त या फिर स्लीपिंग के टाइम, ये सारे प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से ऐसा थोड़ी ना है कि अगर हम सो रहे हैं तो हम रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं कि अगर हम सो रहे हैं तो हमारे बॉडी का डाइजेशन नहीं होगा। ये सब तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सारे प्रोसेस हमारे ऑलमोस्ट हमेशा कंटिन्यू रहते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या मेंशन है बच्चों, द प्रोसेस व्हिच टुगेदर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग ऑफ लाइफ आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। ये ऐसे प्रोसेस है जो एक साथ हम कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएंगे, हमारे पूरे बॉडी के मेंटेनेंस, पूरे हमारे बॉडी के लाइफ में जितने भी फंक्शंस हैं सब के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एक बार मैं डेफिनेशन और पढ़ दे रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। द प्रोसेस which together performs the function of maintenance of life are called as life processes. Next देखिए जो मैंने आपको टर्म्स बताया वो सारे टर्म्स यहाँ पर मेंशन्ड है। फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। ये सब किसके हैं, एसेंशियल इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस के सभी एग्जांपल्स है। ठीक है, नेक्स्ट वन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में दिया हुआ है। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आप अच्छे से जानते होंगे। यूनिसेलुलर मींस क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स बच्चों जो सिंगल सेल से बने हुए हैं, और मल्टीसेलुलर का मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो मोर देन वन सेल से बने होते हैं। जैसे एग्जांपल्स हम सब बहुत जानते हैं, अगर यूनिसेल की बात करें तो हम अमीबा की बात करते हैं। मल्टी सेल्स में तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, all these processes are carried out by that single cell। वो सारे प्रोसेस कैसे कैरीड होंगे, सिंगल सेल। और हम सिंगल सेल की बात करेंगे, उसी बेसिस पर हम ये सारे प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। कौन से प्रोसेस, हम सभी लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करें, वो सारे प्रोसेस जिसमें से हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेस की हम बात करें, ये सब ऐसे ही कंटिन्यू होंगे। नेक्स्ट वन देखिए, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वेल डेवलप्ड systems are present to carry out the process। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो हम अपनी बॉडी के बाद सबसे बड़ा एग्जांपल ह्यूमन बॉडी, हम उसके बारे में बात कर लें तो हमारे बॉडी में हर एक प्रोसेस के लिए प्रॉपर सिस्टम्स हैं। अगर हम सर्कुलेशन की बात करें तो हार्ट हमारे पास प्रेजेंट है। अब यूनिसेल्स में, सभी यूनिसेल्स में, अमीबा में तो हार्ट है नहीं, तो उनके बॉडी में इतना प्रॉपर मेंटेन, सब कुछ मेंटेन ऑर्डर में नहीं चलता, लेकिन हमारी बॉडी में प्रॉपर्ली मेंटेन है। जैसे लिखा भी वहां पर, वेल डेवलप्ड है हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स, सिस्टम्स आर प्रेजेंट टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस। ये हमारे बेसिक लाइफ प्रोसेस के डेफिनेशंस के लिए या बेसिक हमारे टर्म्स हो गए कि लाइफ प्रोसेस एग्जैक्टली होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे। एक बार मैं और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जल्दी जल्दी अच्छे से सुन लीजिएगा। आप देखिए, मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग टाइम। ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, चाहे हम रेस्ट वाले पोजीशन में हो, चाहे हम स्लीपिंग की बात कर लें, चाहे हम मूविंग की बात कर लें, हर एक टाइम के लिए। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या लिखा है, द प्रोसेस व्हिच टुगेदर परफॉर्म्स द फंक्शंस of maintenance of life are called as life process। एग्जांपल्स हमारे पास मेंशन्ड है कि कौन कौन से हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वो देख लीजिए आप लोग। न्यूट्रिशन, नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सब एग्जांपल्स है। अब यूनि और मल्टी सेल में भी अलग अलग ये प्रोसेस होते हैं। देखिए
Unicelled organisms, all these processes are carried out by that single cell. Unicell में भी हम इस चैप्टर में अमीबा का न्यूट्रिशन भी पढ़ेंगे बहुत डिटेल में. ह्यूमन बीइंग तो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन अमीबा भी हमें पढ़ना है, पैरामीशियम भी थोड़ा सा पढ़ना है हमें, तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं. In multicellular organisms, well-developed systems are present to carry out the life process. Multicell organisms में क्या होता है, हमारे पास well-developed systems भी present है, चाहे वो रेस्पिरेशन, चाहे सर्कुलेशन, चाहे एक्सक्रीशन, किसी भी फंक्शन की हम बात कर ले, किसी भी लाइफ प्रोसेस की बात कर ले, किसी भी टर्म्स की बात कर ले, हर एक चीज का प्रॉपर मेंटेनेंस है. इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक. अगर कोई डाउट रेस आता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, पहला जो एग्जांपल मैंने बात किया था न्यूट्रिशन का, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले. देखिए, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर नरिशमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. एक ऐसा प्रोसेस, एक चीज यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे रिमेंबर होंगे, मैं आपको बताती हूँ. देखो, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट दोनों में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए. यहाँ न्यूट्रिशन लिखा है, अगर मैं यहाँ पर न्यूट्रिएंट की बात करूँ तो दोनों क्या होते हैं. न्यूट्रिशन तो हम जान रहे प्रोसेस है, न्यूट्रिएंट वो सारे सब्सटेंस है जो न्यूट्रिशन के प्रोसेस के टाइम हम इनटेक करते हैं. मींस न्यूट्रिएंट्स में हमारे क्या हो जाएंगे, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स है. ठीक है, आप देखिए, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर नरिशमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. नेक्स्ट वन, न्यूट्रिशन हमारे कितने टाइप्स के बच्चों, दो टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रोपिक, दूसरा हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब भी होता है सेल्फ, मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद से बना सकते हैं, उनकी डिपेंडेंसी किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर बिल्कुल नहीं होती है. हेटेरोट्रोपिक के बारे में हम बात करें, हेटेरो का मतलब ये होता है बच्चों जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो किस में आ जाएंगे, हमारे हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाएंगे. जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पर या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स पर हमेशा डिपेंडेंट है. लेकिन हम प्लांट्स की बात कर लें तो प्लांट्स किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, उनके पास एक स्पेशल प्रोसेस है जिसका नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस. वो भी हमें आज बहुत डिटेल में पढ़ना है, और जस्ट इसके बाद मैं आपको बताऊंगी फोटोसिंथेसिस होता क्या है और प्लांट्स उसको कैसे परफॉर्म करेंगे, रॉ मटेरियल्स क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी. नेक्स्ट देखिए, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पे हम आ जाते हैं, क्या क्या है ये. एक चीज और है बच्चों यहाँ पर, अगर मैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात करूँ तो इसके भी कुछ सब टाइप्स हमें पढ़ने हैं. एक हम क्या पढ़ेंगे, होलोजोइक पढ़ेंगे, सैप्रोफिटिक पढ़ेंगे, और लास्ट में हमारे पास क्या है बेटा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन. ये तीन एलिमेंट्स भी हमें पढ़ने हैं, किसमें पढ़ने हैं, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में पढ़ने हैं. ये सब भी किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड होंगे अपने फूड के लिए. नेक्स्ट देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है. The organism which carry out autotrophic nutrition are called autotrophs. ऐसे organisms जो autotrophic nutrition को carry करते हैं, मींस उसको follow करते हैं, वो किस में आएंगे, autotrophs में आ जाते हैं. These organisms use simple inorganic materials and convert it into complex high energy molecule. अब उस complex high energy molecule की बात कर लो, nutrients की बात कर ले, तो क्या क्या है उसकी हम बात करते हैं. देखिए चलिए, यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं. प्लांट फोटोसिंथेसिस यूज लाइट एनर्जी. प्लांट फोटोसिंथेसिस के टाइम पे किसका यूज करता है, लाइट एनर्जी का. फोटो का मतलब क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ. फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट. सिंथेसिस का मतलब टू मेक, मतलब लाइट की हेल्प से जो हम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे वो क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस. देन आगे कंटिन्यू करें, देखिए, प्लांट फोटोसिंथेसिस यूज लाइट एनर्जी एंड आर कॉल्ड फोटोऑटोट्रॉप्स. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लाइट एनर्जी की हेल्प से कैरी करेंगे अपने प्रोसेस को, वो किस में आ जाते हैं बेटा, फोटोऑटोट्रॉप्स में आते हैं. कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो केमिकल एनर्जी को यूज करेंगे, वो किस में आएंगे, कीमोऑटोट्रॉप्स के अंदर आ जाएंगे. तो ये हमारा पूरा क्या था, ये हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके. नेक्स्ट वन हमने यहाँ पर फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. देखिए, न्यूट्रिशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हमारा हेटेरोट्रॉपिक. एंड देन हमारे पास हेटेरोट्रॉपिक के कुछ सब टॉपिक्स पढ़े थे हमारे पास. देखिए, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड नेक्स्ट वन इज पैरासिटिक. ये भी हमारे पास इसके बारे में हमने पढ़ लिया. नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है. ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे वो क्या होते हैं बच्चों, ऑटोट्रॉप्स होते हैं. अब इसके बेसिस में हमने दो टाइप्स पढ़े थे इनके, एक कीमो ऑटोट्रॉप, दूसरा हमारा फोटो ऑटोट्रॉप्स. कीमो का मतलब केमिकल, जहां पर हम किसकी बात करने वाले, कीमो ऑटोट्रॉप्स में हम केमिकल्स की बात करेंगे जो उसकी हेल्प से अपने न्यूट्रिशन वाले प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे. अगर मैं फोटो ऑटोट्रॉप्स की बात कर लूं तो फोटो का मतलब ये होता है बेटा लाइट, उसकी हेल्प से जो अपने प्रोसेस कंप्लीट करेंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, फोटो ऑटोट्रॉप्स. ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं और क्या है.
अब आ गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, जिसका क्या नाम है, फोटोसिंथेसिस। चलिए, फोटो का मतलब आपको मैंने तुरंत बताया अभी क्या होता है। फोटो भी देखिए क्या होता है। फोटो का मतलब होता है बेटा लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है बच्चों टू मेक। लाइट की हेल्प से ये प्रोसेस पूरा कंटिन्यू होगा। आप देखते हैं क्या, देखिए फोटोसिंथेसिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच फूड इज फॉर्म्ड। फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, किसके लिए, ऑटोट्रॉप्स या हेटेरोट्रॉप्स के लिए। मैंने आपको पहले क्लियर किया, ऑटोट्रॉप्स में क्या आएंगे, जो अपने फूड को खुद से बनाएंगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है ये बिल्कुल। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है, हम इसको जानते हैं बहुत अच्छे से। हमने 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा है, थोड़ा सा हम क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हम सेल वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं अपना, उसमें हमने पढ़ा होगा किसके बारे में, हम ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होगा। ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार आया हुआ है पेपर में। अगर मैं 1 मार्क्स की बात कर लूं तो पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस का साइट कहाँ पर है लीव्स के पास, तो वो कहाँ पर होता है, हम क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे, वहां पर ये प्रोसेस परफॉर्म होगा। क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट्स, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एक ग्रीन पिगमेंट जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। ये दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मैंने बोला है फिर से सुन लीजिए आप लोग। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट इन द लीव्स, ये भी टर्म इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स, क्लोरोप्लास्ट के पास क्या प्रेजेंट होगा, ग्रीन पिगमेंट, जिसका नाम क्या है बच्चों, क्लोरोफिल। आप पीवाईक्यू चेक कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर उठा सकते हैं, जो नीट वाले हैं उसमें थोड़े से और टर्म्स इनके इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन हमारा बेसिक एलिमेंट यही है। ये दोनों चीजें हमारे बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे क्लोरोप्लास्ट की बात कर लें चाहे क्लोरोफिल की बात कर लें, ये दोनों चीजें हमने पढ़ ली। अब मेन इवेंट्स क्या होता है फोटोसिंथेसिस में। अब रिसेंट ईयर का पेपर आप चेक करिए, 2 साल पहले के सीबीएसई बोर्ड का पेपर उठाइए आप, वहां पर आप देखेंगे बेटा ये 3 मेन इवेंट्स, आप जितना ज्यादा से ज्यादा इसको इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ सकते हैं। 3 मेन इवेंट्स बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। 3 मेन इवेंट्स हमारे एनसीईआरटी का जो लाइव प्रोसेस है उसके सेकंड पेज पे मेंशन, ये 3 मेन इवेंट्स एकदम ऊपर टॉप पे दिया हुआ है। ये 3 मेन इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं, क्या है 3 मेन इवेंट्स, देखिए मेन इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। 3 मेन इवेंट्स ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पर होते हैं। अब क्या क्या है वो 3 मेन इवेंट्स, देखिए आप लोग। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, मैं 3 स्टेप पढ़ रही हूँ, फिर रिएक्शन के बेस पे मैं आपको तीनों इवेंट्स भी समझाऊंगी। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब होगी, किसके थ्रू एब्जॉर्ब होगी, क्लोरोफिल के थ्रू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन देखिए, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो लाइट एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, स्प्लिटिंग मतलब ब्रेकिंग, मतलब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ना है हमें, ब्रेक होंगे वो कुछ एलिमेंट्स में। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किसमें ब्रेक हो रहा है बच्चों, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात करेंगे, ये भी ब्रेक हो रहा है हमारा। नेक्स्ट वन हमारे पास रिडक्शन हो रहा है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। अब हम रिएक्शन के बेस पे 3 मेन इवेंट्स को समझते हैं कि क्या है ये 3 मेन इवेंट्स। देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है, क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हम हाइड्रोजन की बात, वाटर की बात कर रहे हैं, H2O मॉलिक्यूल, देन सनलाइट, क्लोरोफिल, ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का बच्चों फॉर्मूला है। ये क्या हमारे पास, ऑक्सीजन। अब देखिए मैंने क्या क्या स्टेप पढ़ा, यहाँ से हम इसको रिलेट करते हैं। लाइट एनर्जी किसमें, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, और किसके थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है, क्लोरोफिल के थ्रू। तो ये पूछा जाता है बेटा कि यहाँ पर क्लोरोफिल इस रिएक्शन में लिखने का इंपॉर्टेंस क्या है, और ये फर्स्ट जो हमारा इवेंट लिखा है इसी बेस पे मेंशन है। ये क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो लाइट एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात कर लें कि लाइट एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे ब्रेक डाउन हो रहे हैं, किसमें हो रहे हैं, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं और हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। लास्ट जो हमारा स्टेप लिखा है क्या मेंशन है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है इसका रिडक्शन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है, C6H12O6 में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये मेन इवेंट्स हमारे थे किसके, फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस, ये 3 मेन इवेंट्स। इसमें से क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं एक बार और आपको बता दे रही हूँ, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से लाइन से हमारे पास, एक तो ये वाली लाइन, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट इन द लीव्स। नेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। इसके बाद ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस।
ये 3 मेन इवेंट्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। एब्जॉर्प्शन लाइट एनर्जी का बाय क्लोरोफिल। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, मींस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। किसमें स्प्लिट हो रहा है हमारे पास, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिटिंग हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ये आपका पूरा फोटोसिंथेसिस था और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड्स के लिए भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अभी अब हमारे पास आ गया स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है बच्चों, ये छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, लीफ में, जिसमें जो हेल्प किसमें करेंगे, गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें हेल्प करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, स्टोमेटा आर पोर्स ऑन द लीव्स दैट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किसमें हेल्प कर रहे हैं, देखिए गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रहे हैं। कौन हेल्प कर रहे हैं बच्चों, स्टोमेटा हेल्प कर रहे हैं गैसेस एक्सचेंज में। दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड। ये बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, कहां पर प्रेजेंट है ये, अंडर साइड ऑफ द लीव्स। ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल्स। हर एक स्टोमेटा के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं, गार्ड सेल्स, जो कि यहाँ डायग्राम में देखिए मेंशन्ड है यहाँ पर बहुत प्रॉपर तरीके से। हर एक स्टोमेटा की बात करें तो वहां पर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काम क्या करेंगे, अब ये गार्ड सेल्स का फंक्शन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स। क्या करेंगे ये, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, पोर्स की ओपनिंग और क्लोजिंग को बच्चों ये कंट्रोल करते हैं। द वाटर कंटेंट ऑफ द गार्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शंस। अब अंदर जितना वाटर कंटेंट प्रेजेंट होगा वो उसके फंक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। It is not always necessary that these reactions takes place immediately, one after other. ये बिल्कुल भी नहीं जरूरी है बच्चों की ये कंटिन्यू ये रिएक्शंस चलते रहें। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छा दे रखा है डेजर्ट प्लांट्स के बारे में। डेजर्ट प्लांट्स टेक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड at night and prepares an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll. अब इसमें देखो क्या मेंशन है, ये डे टाइम पे एब्जॉर्प्शन तो कर लेते हैं लेकिन ये प्रोसेस अपना कब कंटिन्यू करते हैं, नाइट टाइम में कंटिन्यू करते हैं। देखिए डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, नाइट में इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया है, एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट which is acted upon energy absorbed by the chlorophyll during the daytime. ये लाइन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी ये लाइन। ये हमारा एक्सेप्शन की तरह काम करता है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों डायग्राम्स में अगर हम बात करें तो थोड़े सा आपको दोनों डायग्राम सेम है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा होगा। एक हमने किसका बनाया है, क्लोज्ड वाला रीजन है स्टोमेटा का, दूसरा किसका है बेटा, ओपन वाला है। अब ये भी पूछा गया है कि क्लोज वाला स्टोमेटल पोर की बात करेंगे, ओपन स्टोमेटल पोर की बात करेंगे, तो किसमें ये स्ट्रेट हमें पाथ दिखाई देता है और किसमें थोड़ा सा कर्व दिखता है। ये भी आपके 10th बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आप क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ कैसे आया हुआ था। ये क्वेश्चन में ये पूछा था, ये डायग्राम बेटा बना हुआ था, सिर्फ आपको नाम पूछा था, ये डायग्राम किसको शो कर रहा है, क्या ये क्लोज स्टोमेटल पोर की बात कर रहा है या फिर ये ओपन स्टोमेटल पोर की बात कर रहा है। ये डायग्राम भी आपके बोर्ड में आ चुका है। या फिर एक और वे है इस क्वेश्चन को पूछने का, आपसे डायग्राम बनाने के लिए दे सकता है कि क्लोज स्टोमेटल पोर की बात करेंगे तो डायग्राम बेटा कैसे बनेगा और ओपन स्टोमेटल पोर के बारे में बात करेंगे तो वो डायग्राम कैसे होगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बच्चों, आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्लाइड पे आ जाते हैं। In this type of nutrition, organisms are not able to synthesize their own food. They are depending on other food for depending upon how they obtain their food. These organisms are further classified into 3 types. बेटा ये किसके पार्ट्स है, एक्चुअली ऊपर थोड़ा सा मिस हो गया है, ये किसके पार्ट्स है हमारे, ये हमारे पार्ट्स है हेटेरोट्रॉपिक के। याद करिए स्टार्टिंग में मैंने आपको 3 सब टॉपिक्स लिखाए हुए थे फर्स्ट वाले स्लाइड में कि हेटेरोट्रॉपिक के सब कितने टॉपिक्स हैं बेटा, 3 सब टॉपिक्स है। क्या क्या थे हमारे पास, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक, 3 हमारे पास ये सब टॉपिक्स थे। अब उसी सब टॉपिक्स की हम बात कर लेते हैं। देखिए सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं,
These obtain their food from decaying organic matter. ये कैसे हैं? ये decaying organic matter से अपने food को obtain करते हैं. They break down their food outside their body. इनके food का breakdown कहाँ पर होता है बच्चों? Body के बाहर होता है इनके food का breakdown and then absorbed it. Body के बाहर ये food का breakdown कर लेंगे, उसके बाद absorption start करते हैं. जैसे कि example में क्या दे रखा है? Bread molds. Next one is mushroom. बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि मशरूम हमारा सैप्रोफिटिक टाइप के न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मशरूम का एक नाम और होता है, फटाफट जल्दी से देख लो, क्या नाम है मशरूम का? एगारिकस. बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बेटा ये. मशरूम का दूसरा नाम क्या है? एगारिकस. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज सैप्रोफिटिक. इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. क्या होगा इसमें सैप्रोफिटिक में? ये कैसे लेंगे अपने फूड को? डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेंगे. नेक्स्ट वन इज पैरासिटिक. Some organisms are able to derive their nutrition from other plants and animals without killing them. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी अपने न्यूट्रिशन को दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन करेंगे. लिविंग होगा लेकिन उनको मारेंगे बिल्कुल भी नहीं. जैसे कि एग्जांपल में देखिए, जैसे कि लीच की बात कर लूं, मैं मॉस्किटो की बात कर लूं. मॉस्किटो के काटने से क्या हमारी तुरंत डेथ हो जाएगी अगर हम सही टाइम पे डॉक्टर के पास पहुंचे. सीरियस केस हो गया डजंट मैटर, बट अगर हम सही टाइम पे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो आपकी डेथ बिल्कुल नहीं होगी. अब नॉर्मल डेली कुछ ना कुछ मच्छर काटते रहते तो क्या हम मर जाते हैं? नहीं ना. तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे हम, कुछ ऐसा नहीं है. तो ये क्या करते हैं, उनके काटने की वजह से हमारी डेथ बिल्कुल नहीं होगी. एक हमारे पास क्या प्रेजेंट है? टेपवॉर्म. अब एक चीज आपको और बता दूं, दो चीजें नई और ऐड हुई है जो एनसीईआरटी में हमारे नहीं प्रेजेंट है. यहाँ पर मैं आपको लिख दे रही हूँ, ध्यान दीजिएगा. पैरासिटिक को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. चलिए यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ मैं. पैरासिटिक को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट्स में. एक एंडोपैरासाइट, दूसरा एक्टोपैरासाइट. देखो जल्दी, एक क्या होता है? एक्टो की बात कर लेते हैं, पहले एक्टो लिख देते हैं. नेक्स्ट हम किसकी बात कर ले रहे हैं? एंडोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट. अब ये एंडोपैरासाइट क्या है? एंडो का मतलब ये इनसाइड, एक्टो का मतलब बॉडी के सरफेस के बाहर की बात कर रहे हैं हम. तो ये अब इसमें से हम देख लेते हैं कौन कौन से बाहर रहेंगे बॉडी के, कौन कौन से अंदर. जैसे टेपवॉर्म, ये किसमें आएगा बच्चों? ये एंडोपैरासाइट है. लीच हमारा एक्टोपैरासाइट. मॉस्किटो हमारा एक्टोपैरासाइट. क्यों? क्योंकि मॉस्किटो हमारे सरफेस के बॉडी के ऊपर ही रहता है, वहीं से हमारे बॉडी से ब्लड सक करता है, इसलिए किसका एग्जांपल हो जाएगा? एक्टोपैरासाइट का. सेम यहाँ पर हम लीच की बात कर ले. लीच ये भी क्या है हमारे पास? ये भी हमारे पास एक्टोपैरासाइट है. एंडो की बात कर लेंगे जैसे कि टेपवॉर्म्स. ये हमारा एडिशनल है, प्लीज इसको भी रिमेंबर रखिएगा, आपसे 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं इसको. होलोजोइक देखो, होलोजोइक क्या है? अभी मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स. हम ह्यूमन बीइंग्स को सबसे पहले, पूरा ह्यूमन बीइंग बेटा हमें डिटेल में पढ़ना है. अभी ह्यूमन बीइंग्स takes the solid food as ingestion. ह्यूमन बीइंग्स की बात कर ले तो वो सॉलिड फूड को लेते हैं किस फॉर्म में? इंजेक्शन की हम बात कर लेंगे. इंजेक्शन का मतलब ये होता है इनटेक ऑफ फूड. अब एक चीज मैं आपको और बताऊंगी कि ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन में, चाहे अमीबा के न्यूट्रिशन में, हमें 5 पार्ट्स भी पढ़ना है. मींस 5 और स्टेप्स है हमारे पास. क्या क्या? इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. ये 5 स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगी. इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अमीबा का न्यूट्रिशन. तो वहां पर हम देखेंगे 5 स्टेप्स. The ingested food is digested in and then absorbed into the body cells of an organism. This mode of nutrition is known as holozoic. जो फूड हम खाते हैं हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम बाहर से क्या करेंगे, प्रोटीन, विटामिन सब एक जैसे. आपको रोटी खाने का मन हुआ तो उसमें से हम कार्बोहाइड्रेट निकालेंगे, फिर कार्बोहाइड्रेट को हम खा लेंगे. ऐसा तो कुछ है नहीं. हम सारे एलिमेंट्स को एक साथ खाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद ब्रेक डाउन होता है. मैं आपको ये भी नेक्स्ट वीडियो में क्या क्लियर करूंगी न्यूट्रिशन में, कि अगर हमने कार्बोहाइड्रेट लिया तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, कौन से पार्ट में हो रहा है हमारे बॉडी पे, ये भी हम क्लियर करेंगे. लेकिन अभी पहले आज बेसिक हम क्लियर कर लेते हैं. देखिए, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स टेक्स द सॉलिड फूड. बेटा ये ध्यान रखना, सॉलिड फूड एज इंजेक्शन. द इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड in body and then absorbed into the body cells of the organism. This mode of nutrition is called as holozoic type of nutrition. ये हमारा पूरा क्वेश्चन था.
अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से बच्चों, आप हम उस क्वेश्चंस को अब आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, सब आपके सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन नहीं है जो आ चुके हैं या आ सकते भी हैं, ये दोबारा से रिपीट हो सकते हैं। मैंने एमसीक्यू फॉर्म में लिखा है, हो सकता है ये वन वर्ड में आ जाए, तो ठीक है, ये हमें अच्छे से करना है। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म derives its food from the body of another living organism without killing। जल्दी बताओ, मैंने इसको हाईलाइट भी किया था, है ना, मैंने जब पढ़ाते हुए मैंने हाईलाइट भी किया था कि क्या होना चाहिए। आप देखिए सैप्रोफिटिक में क्या था बेटा, हम किसकी बात कर रहे थे, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहे थे, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। होलोजोइक में हम सॉलिड फूड मटेरियल की बात करें जिसमें हम ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं, ये भी नहीं आ सकता है। हम ऑटोट्रॉपिक की बात करेंगे तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे जो अपना फूड क्या कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म derives its food from the body of another living organism without killing it। क्या बच्चा है हमारे पास, पैरासिटिक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरासिटिक में मैंने आपको दो टाइप्स भी तुरंत बताया था, जल्दी देख लीजिए एक बार। और क्या था हमारे पास, एक हम एक्टोपैरासाइट की बात कर रहे थे, एक हम किसकी बात कर रहे थे यहाँ पर, एंडोपैरासाइट की बात कर रहे थे। इसके एग्जांपल्स भी हमने पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के सरफेस के ऊपर रहेगा, वहां से हमारे बॉडी से अपना न्यूट्रिशन को लेगा। एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर जाएगा, जैसे कि हम टेपवर्म्स की बात कर रहे थे। एक्टोपैरासाइट में हम किसकी बात कर रहे थे, जो सरफेस के ऊपर, जैसे एग्जांपल जल्दी बताइए, हम मॉस्किटो की बात कर रहे थे। एंड नेक्स्ट वन इज, हमने लीच के बारे में पढ़ा था। सेकंड क्वेश्चन पर हम आते हैं, देखिए द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ द लीफ क्या होना चाहिए, क्या माइटोकॉन्ड्रिया, क्या साइटोप्लाज्म, क्या प्रोटोप्लाज्म, या फिर क्लोरोप्लास्ट। मैंने इसको भी आपको अंडरलाइन किया था। आंसर क्या है बेटा, यहाँ पर हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ रहे थे, ये दोनों साइड थे। ये क्वेश्चंस आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई। कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंगस में प्रेजेंट होता है, क्या क्या ऑप्शन हमारे पास देखो, पैरासिटिक, होलोजोइक, ऑटोट्रॉपिक, या फिर सैप्रोफिटिक। हम किसकी बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे, जिसमें हम फंगस के बारे में पढ़ रहे थे, जहां पर मैंने आपको ब्रेड मोल्ड्स के बारे में बताया था। ये किसमें था हमारे पास, सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वन, द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन लीफ सरफेस आर कॉल्ड एज। जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट थे, जो मैंने आपको बताया था अंडर साइड ऑफ द लीव्स, दे आर नोन एज, क्या स्टोमेटा है, सेकंड वन इज क्या हमारे पास क्लोरोफिल है, या फिर हमारे पास गार्ड सेल्स है, या फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन तो नन ऑफ दीज है। तो कोई तो होगा इसमें से, क्या है देखो, क्या आंसर था हमारे पास, स्टोमेटा। जो स्मॉल पोर्स हमारे पास, जो लीव्स के अंडर साइड स्मॉल पोर प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोल रहे थे, हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ रहे थे। और कुछ क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, देखिए चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोटोसिंथेसिस तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसकी मेन इवेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। फोटोसिंथेसिस इज अ कैटाबॉलिक, पैराबॉलिक, एम्फिबॉलिक, या फोटोकेमिकल। एक नया टर्म भी यहाँ पर आ गया है, क्या, ये आपको जानना थोड़ा जरूरी है। कैटाबॉलिक तो आपने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है। अब देखिए एम्फिबॉलिक बेटा एक ऐसा प्रोसेस है, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ आपको, जिसमें हमारा कैटाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिक प्रोसेस एक साथ परफॉर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फिबॉलिक। इसमें बच्चों दोनों प्रोसेस होंगे, कैटाबॉलिक भी और एनाबॉलिक की हम बात करेंगे। यहाँ पर हम दोनों प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर बच्चों दोनों प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब एक हमारे पास बच रहा है क्या, फोटोकेमिकल, और यही करेक्ट आंसर है। कैसे करेक्ट आंसर है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फोटोसिंथेसिस की हम बात करें, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या था, फोटो का मतलब क्या था बच्चों, लाइट। सिंथेसिस का और हमारे पास सिंथेसिस का मतलब क्या था, टू मेक। आप देखो यहाँ पर भी फोटो है, लाइट आ गया, और फर्स्ट मैंने इवेंट क्या बताया था, केमिकल एनर्जी के बारे में, कैसे हो रहा था वो, हम क्लोरोफिल पढ़ रहे थे। तो फाइनली हमारे पास एक ही ऑप्शन करेक्ट बच रहा है, वो क्या हमारे पास, फोटोकेमिकल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, फोटोकेमिकल। एक इसमें क्वेश्चन और बन सकता है कि फोटोसिंथेसिस फोटोकेमिकल के अलावा किस टाइप का प्रोसेस है।
बच्चों ये फोटो केमिकल के अलावा हमारे पास एनाबॉलिक भी प्रोसेस होता है ये। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऐड होने के बाद एक बड़ा सा प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम क्या होता है? फॉर्मूला जल्दी बताइए, क्या था हमारे पास? C6H12O6 ये बनाते हैं। इसलिए किसमें आएंगे? फोटोकेमिकल एज वेल एज एनाबॉलिक प्रोसेस। बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक के बारे में। आपको बता दे रही हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वाले लेक्चर में। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा। अमीबा के न्यूट्रिशन में हम कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे और फिर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा वो ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी जरूर करिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी, मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा। थैंक यू सो मच।